Bharatnatyam.com। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रूट लोकस प्लॉट। ठीक है, लिखिए ज़रा, पहले थोड़ा सा लिख दीजिएगा, फिर उसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट लिख दीजिएगा प्लीज। द प्लॉट ऑफ closed loop poles with respect to variation of gain k from 0 to infinity is known as root locus plot all the points on the root locus plots must satisfy the characteristic equation चलो समझिए ज़रा प्लीज़, रूट लोकस प्लॉट क्या है हमारे पास। तो अभी तक हमारे पास टाइम डोमेन एनालिसिस में स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम राउथ क्राइटेरिया डिस्कस कर चुके हैं। राउथ क्राइटेरिया में हमने ये बोला कि किसी भी सिस्टम में सबसे पहले हमने स्टेबिलिटी डिफाइन की। स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट बोला कि कोई भी हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल है इफ़ उसके पोल जो है क्लोज लूप पोल लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करते हो। अगर पोल जो है राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में चले जाते हैं या इमेजिनरी एक्सिस पे डबल पोल आ जाते हैं एक ही पोजीशन पे, तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। उसके लिए हमें ये पता लगाने की कि पोल लेफ्ट हाफ में है या राइट हाफ में है, सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसके लिए हमने राउथ क्राइटेरिया परफॉर्म किया। लेकिन राउथ क्राइटेरिया से हमें ये पता चलता है कि पोल की लोकेशन किधर है, लेफ्ट हाफ में या राइट हाफ में। लेकिन रूट लोकस जो प्लॉट है वो इसका एडवांस मेथड है राउथ क्राइटेरिया का। इसमें भी हम ये पता लगाते हैं कि पोल लेफ्ट हाफ में रहेगा कि राइट हाफ में रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात ये है कि हमारे पास गेन के को वेरी करोगे 0 से इन्फिनिटी तक, तो क्लोज लूप पोल की लोकेशन वेरी होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। क्लोज लूप पोल की लोकेशन किस तरह से वेरी होती है गेन को वेरी करने से 0 से इन्फिनिटी तक, वो शो करता है। यहाँ पर हमें लोकस शो होगा कि इस तरह से हमारे पास जो है पोल लेफ्ट हाफ में थे वो राइट हाफ में जा रहे हैं गेन की इस वैल्यू के लिए, तो अब इन्हें राइट हाफ में मत जाने दो। सिस्टम का गेन तब तक बढ़ाओ जब तक पोल किधर रहे, लेफ्ट हाफ में रहे, तो सिस्टम स्टेबल रहेगा। तो ये हमें विजिबिलिटी रहती है लोकस में, यहाँ पर प्लॉट में। तो रूट लोकस प्लॉट मतलब हमारे पास जो पोल्स है उनका लोकस हम बनाएंगे किसके साथ, विद द वेरिएशन ऑफ गेन के फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। गेन की वैल्यू 0 से लगा के इन्फिनिटी तक हम वेरी करेंगे और उससे क्लोज लूप पोल की लोकेशन वेरी होगी हमारे पास। कैसे, देखिए ज़रा प्लीज़। हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, GS अपॉन 1 प्लस GSHS। तो हमारे पास स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, पोल्स की लोकेशन पे। और पोल्स क्लोज लूप पोल की लोकेशन कौन शो करेगा, डिनोमिनेटर जो क्लोज लूप पोल की लोकेशन को शो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जब आप रूट लोकस प्लॉट बनाओगे तो किसको रेफरेंस लोगे, किसको कंसिडर करोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जितने भी रूट्स आएंगे वो सारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। मतलब ऑल द पॉइंट्स ऑन द रूट लोकस मस्ट सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एग्जाम्पल समझिए ज़रा प्लीज़। मान लीजिए हमारे पास GS है कि S+2 S+3, ठीक है।
और HS यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इट इज़ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो हमें किसकी स्टेबिलिटी पता करनी है? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? GS/1 + GSHS, GS/1 + GSHS। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? KS + 2S² + 3S + 3 + K S + 2K। अब मुझे बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास कौन सी होगी? डिनोमिनेटर होगी। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? S² S 3 + K + 2K। अब मुझे बताओ कि हमारे पास अगर इसकी रूट्स लगाओगे, ये सेकंड ऑर्डर की जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई, इसके अगर रूट निकालोगे तो वो किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेंगे? अननोन पैरामीटर क्या है? K। और K की रेंज आप कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हो? 0 से इन्फिनिटी तक। तो K की वैल्यू वेरी करके आप क्या क्लोज लूप पोल की लोकेशन को वेरी कर रहे हो। तो यहाँ पर आप अगर मान लो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हो, क्या हो जाएगा? -B ±√B² - 4AC/2A। ठीक है, ये होगा। तो अब आप खुद देखो ना जरा प्लीज़, यहाँ पर हमारे पास जो भी पोल की लोकेशन आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी? K पे डिपेंड करेगी। तो K को हम वेरी करेंगे 0 से इन्फिनिटी तक, और 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करेंगे तो हम एक लोकस बनाएंगे। ये जो लोकस बनेगा हम एग्जैक्ट नहीं बना सकते। हम ऐसे नहीं कर सकते कि K की वैल्यू एक बार 0 रखो, एक बार 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, ऐसे करके इन्फिनिटी तक वैल्यू रखते रहो और पोल की लोकेशन बताते जाओ। ऐसा हम नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच हो जाएगी। K की वैल्यू रखते जाओ, पोल की लोकेशन पता करते जाओ, ऐसा नहीं करना हमें क्या करना है? एजम्पशन लेना है कि K की वैल्यू इस तरह से 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ रही है, तो पोल की लोकेशन किस तरह से लेफ्ट हाफ से राइट हाफ में जा रही है, उन्हें राइट हाफ में जाने से हमें रोकना है और वहीं पर K की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिट कर देना है। उससे ज़्यादा हम गेन की वैल्यू को नहीं बढ़ाएंगे जिससे सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाए। तो हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ी कि हमारे पास जो भी रूट लोकस बनाया जाता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही क्लोज लूप पोल की लोकेशन को शो करती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वीडियो पोस्ट करके ये लिख दीजिएगा एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो हमें समझेंगे। यहाँ पर रूट लोकस के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो GSHS इक्वल टू क्या आएगा? -1 आएगा। GSHS इक्वल टू -1 आएगा। तो अगर मैं इसका मॉड्यूलस लूँ, मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मोड ऑफ GSHS इक्वल टू बताओ 1 आएगा। और अगर इसका एंगल शो करो, -1 को किधर शो करते हो? -1 को हमेशा इधर शो करते हो ना, मान लीजिए -1 नहीं इधर। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन कितने डिग्री के एक्सिस पे है बताओ? 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री के एक्सिस पे ये मिल जाएगा हमें। तो इसका एंगल क्या होगा हमारे पास? मोड ऑफ एंगल ऑफ GSHS इक्वल टू किसके मल्टीपल में होगा? 180 डिग्री के मल्टीपल में होगा। इधर से आओगे तो -180 डिग्री, इधर से जाओगे तो +180 डिग्री, किधर से भी जाओ आपके पास ±180 डिग्री आएगा। और 180 डिग्री के मल्टीपल में ही हमें एंगल मिलेंगे। वेयर m इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बढ़ाते जाइए। m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये रखते जाइएगा। तो यहाँ पर 0 रखोगे तो 180 डिग्री, 1 रखोगे तो 3 × 180 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास 180 डिग्री की टर्म में एंगल आता जाएगा। तो हमारे पास ये जो क्राइटेरिया होता है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये काम आएगा, मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। और ये जो है इसको बोलते हैं एंगल क्राइटेरिया। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया क्या बोलता है? मोड ऑफ GSHS इक्वल टू 1। और एंगल क्राइटेरिया क्या बोलता है? एंगल इज ±2m + 1 × 180 डिग्री, वेयर m इज 0, 1, 2, 3 बढ़ता जाएगा एंड सो। ठीक है, तो हमारे पास ये है इंट्रोडक्शन रूट लोकस प्लॉट का। अब हम डिटेल से एक न्यूमेरिकल लेंगे और न्यूमेरिकल के सारे स्टेप्स को हम डिटेल से डिस्कस करके रूट लोकस प्लॉट बनाएंगे। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारे पास लगभग सारे स्टेप्स जो है वो हमारे पास यूज़ होंगे। और अगर आपने वो स्टेप्स समझ लिए एक बार तो बाकी रूट लोकस का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप विदाउट एनी डिले आप परफॉर्म कर सकते हो, उसको फास्ट से फास्ट एक्यूरेट और स्पीड के साथ कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आराम से। ठीक है, इसमें हमारे पास
जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे उसमें 10 से 12 स्टेप्स रहेंगे, तो हो सकता है उसमें हमें टाइम लगेगा लेकिन डिटेल से समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हर एक स्टेप्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिखिएगा ज़रा प्लीज़, वीडियो पॉज करके ये दो ज़रूर लिखिएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया और एंगल क्राइटेरिया। Write down a question please. The open loop transfer function GSHS is K S plus 6 S square plus 4S plus 13. Draw root locus plot and find out the range of K for stability. सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 समझते जाना है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, ध्यान से देखिए ज़रा, मैच विद स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमेशा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा, लेकिन स्टेबिलिटी किसकी पता करनी पड़ेगी, क्लोज लूप सिस्टम की, बिकॉज हम कौन सा सिस्टम प्रेफर करेंगे, क्लोज लूप सिस्टम प्रेफर करेंगे, ठीक बात, वो तो ठीक है। अब हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है ओपन लूप का जो गिवन होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक तो पोल जीरो फॉर्म में होता है, एक टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म में होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट की फॉर्म में भी मिल सकता है और पोल जीरो की फॉर्म में भी मिल सकता है। तो हमारे पास हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो GSHS आया वो क्या आएगा, K इंटू न्यूमरेटर पार्ट अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट, ऐसा ही होगा। कैसे, एग्जांपल समझिए, जैसे अगर मान लीजिए पोल जीरो फॉर्म लेते हो, पोल जीरो फॉर्म में कैसा आता है, पोल जीरो फॉर्म में GSHS इक्वल टू K S प्लस Z1 पहला जीरोज़ S प्लस Z2 एंड सो ऑन चलता जाएगा, S रेज़ टू n S प्लस P1 S प्लस P2, इस तरह से ये जो फॉर्म रहती है ये हमारे पास क्या रहती है, पोल जीरो फॉर्म। तो ये जो पार्ट है हमारे पास कौन सा पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट है, और ये जो पार्ट है हमारे पास कौन सा पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं K इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये पोल जीरो फॉर्म हो गई। तो ये जो गेन है इसको क्या बोलते हैं, रूट लोकस गेन, इस न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई में जो होगा रूट लोकस गेन। इस गेन की वैल्यू को हमें कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है, 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करना है, जिससे कि क्लोज लूप पोल की लोकेशन वेरी होगी। दूसरा हमारे पास होता है टाइम कांस्टेंट फॉर्म। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कैसा रहता है, GSHS इक्वल टू 1 प्लस ST1 1 प्लस ST2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा, S रेज़ टू n 1 प्लस ST3 1 प्लस ST4 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये जो है हमारे पास न्यूमरेटर की टर्म है और ये क्या है, डिनोमिनेटर की टर्म। अगेन क्या आ गया, K इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अल्टीमेटली मैं दोनों फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, K इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके पास यहाँ पर वेरिएबल क्या है, गेन K है, तो जो भी वेरिएबल हो वो जो है वो सेपरेट होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए, वो न्यूमरेटर की टर्म में और डिनोमिनेटर की टर्म में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए कई सारे हमारे पास गेट में क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि गेन K की जगह अल्फा शो कर देते हैं या बीटा शो कर देते हैं, एंड अल्फा एंड बीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए अल्फा S प्लस 3 S स्क्वायर S प्लस 2,
अब यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि रूट लोकस प्लॉट बनाना है, लेकिन रट के रखा है कि के वेरी होता है। अरे के नहीं वेरी होता है, यहाँ पर तो वो जो एग्जाम्पल दे रहा है, जो एग्जामिनर है, वो डिज़ाइन इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फ़ा वेरी कर रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी चीज़ को रटना नहीं है। जो भी हमारे पास वेरिएबल है, अल्फ़ा बीटा गामा के जो भी है, हम तो स्टैंडर्ड मानते हैं कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से, गेन के को स्टैंडर्ड मांगते हैं, उसी को हम 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करते हैं। वो बात अलग है क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में इस तरह से लिखा होता है। लेकिन अगर कोई अल्फ़ा लिख दे तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम ये समझ लेंगे कि सिंबल का नाम ही तो, सिंबल ही तो चेंज किया है, के की जगह क्या रखा है, अल्फ़ा रखा है, अल्फ़ा को वेरी कर दो 0 से इन्फिनिटी तक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो भी वेरिएबल हो उसकी टर्म जो है वो सेपरेट होनी चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। सिमिलरली ऐसा हमारे पास IAS मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जो हमारे पास SSC JEE या स्टेट JEE के जितने भी एग्जाम्स हो उनमें हमारे पास हेल्पफुल रहता है। तो वो कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा प्लीज़। अब मैं आपको इस टर्म को थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। हम जो हर एक स्टेप है उसमें बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत डिटेल से समझेंगे, कोई बात नहीं, हमें कितना भी टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अगर हर एक स्टेप ढंग से समझ में आ गया, आप रूट लोकस से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या बोला गया है कि अल्फ़ा की टर्म अलग कैसे होनी चाहिए, सेपरेट कैसे होनी चाहिए, उस एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए ज़रा प्लीज़। मान लीजिए कि GSHS है आपके पास S+3K S+2। अब हमारे पास एक बात बताओ, यहाँ पे जो ओपन लूप पोल आएगा ओपन लूप जो 0 आएगा S बराबर -3K, तो 0 की लोकेशन तो फिक्स है नहीं, वो किस पे वेरी कर रही है, K की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। S = 0, K की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, K की वैल्यू इन्फिनिटी रखो तो -इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब K की वैल्यू जैसे बढ़ाते जाओगे 0 की लोकेशन चेंज होती जाएगी। 0 की लोकेशन है ना यहाँ पे K पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे नहीं होना चाहिए कि ओपन लूप पोल और ओपन लूप जीरोस की लोकेशन जो है K पे डिपेंडेंट हो, उनकी वैल्यू वेरी होती जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म लिखी हुई है। हमें स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म रखनी है, और स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म कौन सी होती है, GSHS = K × न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये है हमारे पास कि हमें यहाँ पे जो ये K है ना, ये न्यूमरेटर से सेपरेट करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएं, उसका तरीका है भाई साहब, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि पोल और ओपन लूप पोल और क्लोज लूप, ओपन लूप पोल और ओपन लूप जीरो की वैल्यू जो है वो K पे डिपेंड करती है, वो K पे नहीं डिपेंड करनी चाहिए, केवल क्लोज लूप पोल की वैल्यू K पे डिपेंड करनी चाहिए। तो यहाँ पर K सेपरेट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए देखिएगा, GSHS = K न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा होता है स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, लेट HS इज यूनिटी फीडबैक, थोड़ा इजी रह जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1 + GSHS = 0, 1 + K न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर = 0। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर प्लस K न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एलसीएम आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मैं इसको वापस, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने बना दी, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना दी, इससे क्या मैं GSHS वापस लिख सकता हूँ, क्या GSHS वापस लिख सकते हो, कैसे कि ये जो सेकंड टर्म है ये हमें न्यूमरेटर शो कर देगा, K × न्यूमरेटर, और ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमें क्या शो कर देगा, डिनोमिनेटर शो कर देगा। ऐसे GSHS वापस लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह मैं क्या करूँगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे हम, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के हम क्या करेंगे, K को सेपरेट कर देंगे, और K के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा न्यूमरेटर और बाकी जो होगा डिनोमिनेटर। तो करते हैं जैसे इसको, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, 1 + GSHS = 0, 1 + GSHS = 0, तो S+3K + S² + 2S, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 + GSHS = 0, S² + 2S S+3K। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, S² + 3S लिख सकता हूँ, S² + 3S + 3K = 0। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास S कॉमन ले लो, S + 3 + 3K
इक्वल टू 0। यहाँ से कंपैरिजन करो, इसको कंपैरिजन करो तो k के साथ जो मल्टीप्लाई टर्म है वो नोमिनेटर है 3 और बाकी वाली पहली वाली टर्म क्या है वो डिनोमिनेटर है। तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आ जाएगा, वीडियो पॉज करके ये जो हटा रहे हैं ये लिख दीजिएगा ज़रा, है ना पहले। तो यहाँ पर हमारे पास ये किसके फॉर्म में आ गया, ये GSHS आ गया हमारे पास k मल्टीप्लाई में नोमिनेटर 3 अपॉन ये सेकेंड टर्म नोमिनेटर शो करेगा और फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर s+3। अब देखो ज़रा प्लीज़, ओपन लूप पोल क्या है, ओपन लूप पोल है हमारे पास s = 0 s = -3, ठीक है, s+3 = 0 s -3 आ जाएगा और ओपन लूप जीरोस तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि GSHS है ये आपके पास और क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोस, तो आप ऐसा मत बोलिएगा s = 0 एंड s = -2 या ये तो ओपन लूप पोल हो गए, ओपन लूप जीरो क्या होगा s = -3 के, ये गलत आंसर है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा वापस और अब आप बोलोगे कि हमारे पास ओपन लूप पोल क्या है s = 0 एंड s = -3 हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। और ओपन लूप जीरो तो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना जरूरी है। हाँ, किस्मत से हमारा क्वेश्चन जो है, हमने जो क्वेश्चन लिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है। कैसे, ये देखो k × नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये तो हमारी किस्मत से मैच कर रहा है। तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि ऐसा भी क्वेश्चन आए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट का काम है, ठीक है, लेकिन समझने में टाइम लगेगा आपको। ये हो गया, इसको हटा देते हैं हमारे पास। तो पहला स्टेप हमारे पास परफॉर्म कर रहे हैं GSHS = k × नोमिनेटर, नोमिनेटर कितना है 1 ही है ना, 1 भले मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, k s+6 s² + 4s + 30, ये इसे मैच कर गया, ठीक है। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड क्या है, पहले तो हमें ट्रांसफ़र फंक्शन को ढंग से बनाना है ताकि ये स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन से मैच करे। पहला काम, अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारे पास। अब आपको गेन को वेरी करना है k = 0 से k = ∞। तो मतलब पोल कहाँ से, जो हमारे रूट लोकस प्लॉट कहाँ से स्टार्ट होगा, k = 0 से, और कहाँ पे ख़त्म होगा, k = ∞ पे। तो स्टार्टिंग कर देते हैं, रूट लोकस स्टार्ट्स फ्रॉम open loop poles at k = 0। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है, रूट लोकस प्लॉट जो है वो k = 0 से तो स्टार्ट होगा, ये बात पक्की है, लेकिन ओपन लूप पोल से कैसे स्टार्ट होगा ये पता करना है। ओपन लूप पोल्स की लोकेशन पे k की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्यों होगी वो देखिए ज़रा प्लीज़। हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या है, GSHS = k नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, 1 + GSHS = 0, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर प्लस k नोमिनेटर = 0। स्टार्टिंग में आपको क्या रखना है, k = 0 रखना है, पुट k = 0 रखना है, ये टर्म 0 हो जाएगी, पीछे क्या बचेगा, डिनोमिनेटर = 0। डिनोमिनेटर क्या शो करता है, डिनोमिनेटर किसकी लोकेशन शो करेगा, ओपन लूप पोल्स की लोकेशन, shows the location of open loop poles, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं हम हमारे पास कि हमारे पास रूट लोकस जो है k = 0 पे जब स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे जो क्लोज लूप पोल्स है वही क्या होते हैं, ओपन लूप पोल्स होते हैं। इसको समझ जाता हूँ मैं, क्लोज लूप पोल्स क्या होते हैं बताओ ज़रा प्लीज़। क्लोज लूप पोल होंगे हमारे पास, क्लोज लूप पोल की वैल्यू क्या होगी, इस क्वेश्चन में देखो ना, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्लोज लूप पोल कैसे निकालोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से 1 + GSHS = 0, 1 + GSHS = 0, इसको रख दो 0 के बराबर, 1 + k s+6 s² + 4s + 13 = 0, ये आ जाएगा s+6 s² + 4s + 13 प्लस k = 0।
अब स्टार्टिंग में तो k इक्वल टू क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो बाकी क्या बचेगा, s प्लस 6 s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13, वही तो ये तो किसकी लोकेशन शो कर रहा है, ओपन लूप पोल्स की। इसका मतलब ये है कि हमारे पास k इक्वल टू 0 पे जो क्लोज लूप पोल होते हैं वही ओपन लूप पोल्स होते हैं, या फिर जो ओपन लूप पोल होते हैं वही क्लोज लूप पोल होते हैं k इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ये आपको समझना है। तो k इक्वल टू 0 मतलब स्टार्टिंग में हमें ओपन लूप ही पोल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ज़रा प्लीज़, ओपन लूप पोल्स क्या क्या मिलेंगे, रूट लोकस कहाँ से स्टार्ट होगा, s इक्वल टू 0, एक मिलेगा s इक्वल टू -6, इसके रूट निकालोगे तो आपके पास आएगा -2 प्लस j3, और एक आएगा -2 माइनस j3। तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पोल्स p इक्वल टू 4, टोटल 4 पोल आए हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 4 पोल आ गए। आगे देखते हैं, 2 स्टेप हो गए, रूट लोकस से स्टार्ट फ्रॉम ओपन लूप पोल्स एट k इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास अगला स्टेप हमारे पास क्या है, रूट लोकस स्टेप 3 देखते हैं। रूट लोकस टर्मिनेट at k इक्वल टू इन्फिनिटी या at ओपन लूप जीरोस विद k इक्वल टू इन्फिनिटी। k के इन्फिनिटी वैल्यू पे ओपन लूप जीरो पे टर्मिनेट होगा। कैसे, देखो ज़रा प्लीज़, हमारे पास GSHS क्या होता है, k इंटू नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी क्लोज लूप पोल की लोकेशन के लिए, तो 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0 कर देंगे, k नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर प्लस k नोमिनेटर इक्वल टू 0। तो आपको k से डिवाइड करना है ना, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख सकते, कभी भी मल्टीप्लाई में k हो तो इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं रखनी, कोई भी टर्म हो। ये तो मैथ्स का सिंपल सा हमारे पास फॉर्म है। तो यहाँ पर k से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर अपॉन k प्लस नोमिनेटर, ऊपर नीचे k से डिवाइड कर दीजिएगा। तो हमारे पास ये टर्म तो इन्फिनिटी रखने पर, इफ़ k इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये टर्म तो हट जाएगी, 0 हो जाएगी, पीछे क्या बच जाएगा, नोमिनेटर इक्वल टू 0, और k इक्वल टू इन्फिनिटी पे नोमिनेटर इक्वल टू 0 हो गया, तो नोमिनेटर हमें क्या शो करता है, ओपन लूप 0 शो करता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो k इक्वल टू इन्फिनिटी पे रूट लोकस जो टर्मिनेट होगा वो ओपन लूप 0 पे होगा। इसका मतलब ये है कि हमने क्या बोला, k इक्वल टू 0 पे जो क्लोज लूप पोल होते हैं वही ओपन लूप पोल होते हैं, k इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारे पास जो क्लोज लूप पोल होते हैं वो ओपन लूप जीरोज होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रूट लोकस जो है ओपन लूप पोल से स्टार्ट हो रहा है और ओपन लूप जीरोस पे टर्मिनेट हो रहा है, और वही हमारे पास क्या है, क्लोज लूप पोल है हमारे पास k इक्वल टू 0 पे ओपन लूप पोल, और k इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्लोज लूप पोल है ओपन लूप जीरोस के बराबर। लेकिन k की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पास नोमिनेटर इक्वल टू 0 हो गया, इट शोज द ओपन लूप पोल्स, ओपन लूप जीरोस, ओपन लूप जीरोस। तो इस क्वेश्चन में जीरोस कितने हैं हमारे पास, जीरोस तो है ही नहीं, ठीक है। तो जीरोस हमारे पास इस क्वेश्चन में है ही नहीं, z इक्वल टू 0, नंबर ऑफ जीरोस नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, 3 हमारे पास स्टेप हो गए। तो हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इट शुड बी मैच विद द ट्रांसफर स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। दूसरा स्टेप हो गया, आपको पता करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो जस्ट समझाने के लिए। हाँ, अगर पहला क्वेश्चन है तो आप डिटेल से लिखो, बाकी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें तो आपको डायरेक्ट फटाफट हो जाएगा, 2-3 मिनट में एक रूट लोकस का क्वेश्चन जल्दी से, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिटेल से समझना ज़रूरी है। तो आपको ऐसा लिखना है कि दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ ओपन लूप होल्स उनकी लोकेशन बता देनी है, तीसरे स्टेप में नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस उसकी लोकेशन बता देनी है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा रहेगा। अब देखो आगे स्टेप 4, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के हिसाब से। स्टेप 4, number of root locus branches
n इक्वल टू p if, पहले लिख दीजिएगा फिर समझा देंगे, इफ p ग्रेटर देन z, n इक्वल टू z, इफ z ग्रेटर देन p, n इक्वल टू p इक्वल टू z, इफ p इक्वल टू z। इसको समझो, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस, ये हमें क्या शो करता है? ये हमें ये शो करता है कि जब रूट लोकस बनेगा तो उसकी कितनी ब्रांचेस बनेगी। उसकी ब्रांचेस जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पोल जीरो से ज़्यादा है या जीरोस पोल से ज़्यादा है या पोल जीरो के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास पोल्स 4 है और जीरोस तो है ही नहीं, z इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे पास इस क्वेश्चन के हिसाब से, इन दिस क्वेश्चन p ग्रेटर देन 0, जीरोस कितने हैं पोल? 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितनी होगी? 4 होगी। इसको समझिएगा ध्यान से, समझाते हैं आपको इसका मतलब। हमारे पास इन रियलिटी कोई सा भी ट्रांसफर फंक्शन होता है, वहाँ पे जितने जीरोस होते हैं उतने ही पोल्स होते हैं। ये स्टेटमेंट आपको कैसे समझ में आएगा? क्योंकि यहाँ तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं जीरो 0 है, पोल हमारे पास 4 है। ये देखो, ये बहुत बड़ी रहस्य वाली बात है। यहाँ पर हमारे पास, इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए ज़रा प्लीज़, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स जितने होंगे उतने ही होते हैं नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस। ये स्टेटमेंट है। कैसे? देखिएगा, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स जो होंगे वो जो है नंबर ऑफ फाइनाइट लोकेशन ओपन लूप पोल्स, नंबर ऑफ फाइनाइट लोकेशन ओपन लूप पोल्स प्लस नंबर ऑफ इनफाइनाइट लोकेशन ओपन लूप पोल्स। ये दोनों मिलके किसके बराबर होने चाहिए? नंबर ऑफ फाइनाइट लोकेशन ओपन लूप जीरोस प्लस नंबर ऑफ इनफाइनाइट लोकेशन ओपन लूप जीरोस। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाते हैं आपको। देखो ज़रा प्लीज़, ओपन लूप पोल्स बोला ना, वो फाइनाइट लोकेशन भी अवेलेबल हो सकते हैं, इनफाइनाइट लोकेशन पे भी अवेलेबल हो सकते हैं। ओपन लूप जीरोस जो फाइनाइट लोकेशन पे हो सकते हैं, इनफाइनाइट लोकेशन पे भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ज़रा प्लीज़, इस क्वेश्चन में जो हमारे पास मेंशन होते हैं वो फाइनाइट लोकेशन वाले जीरोस और पोल्स होते हैं। हमें इनफाइनाइट लोकेशन वाले पोल और जीरोस के बारे में भी तो पता होना चाहिए। वो कैसे बताते हैं वो देखो ज़रा प्लीज़। हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने पोल हैं? टोटल 4 पोल है। तो फाइनाइट लोकेशन पे कितने पोल है? 4। पहली बात, कितने पोल है? 4। ठीक है। और फाइनाइट लोकेशन पे कितने जीरोस है ही नहीं, इस क्वेश्चन में जीरोस है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4 पोल मिल गए। इनफाइनाइट लोकेशन पे जबरदस्ती पोल नहीं लेते, ठीक है। हाँ, जीरोस लेते हैं जबरदस्ती, क्योंकि 4 को 4 के बराबर करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे ओपन लूप जीरोस अब बचे हुए कहाँ मिलेंगे? इन्फिनिटी लोकेशन पे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर हमारे पास जितने ओपन लूप पोल्स है उतने ही ओपन लूप जीरोस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 4 फाइनाइट पोल्स थे, उनको क्या चाहिए? 4 जीरोस चाहिए। तो 4 जीरोस फाइनाइट लोकेशन पे तो अवेलेबल है नहीं, तो उसके लिए वो अपनी दिशा को घुमाएंगे और लोकस को लेके कहाँ जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। और इन्फिनिटी तक जाएंगे तो वहाँ पर k इक्वल टू इन्फिनिटी पे वहाँ पे उनको क्या मिलेंगे? ओपन लूप जीरोस मिलेंगे। तो पोल किसकी तलाश में जाते हैं? जीरोस की तलाश में जाते हैं। रूट लोकस को याद रखने का यही तरीका है।
रूट लोकस को करने का। पोल किसकी तलाश में जाते हैं? जीरोस की तलाश में, और तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कि उनको जीरोस नहीं मिल जाए। तो इसका मतलब ये देखो, वैसे तो ये मजाक की फॉर्म में बोला गया बट इट इज़ रियलिटी, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुल मिला के बात ये है हमारे पास कि जितने ओपन लूप पोल होते हैं उतने जीरोस होते हैं, वो हमें बनाना पड़ता है। अगर फाइनाइट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उसको कहाँ बनाएंगे? इन्फिनिटी पे बनाएंगे। तो इसी कंसेप्ट को हम आगे अप्लाई करेंगे, ठीक है, एजिम्पटोट्स में। तो इस क्वेश्चन में तो मुझे समझ में आ गया कि रूट लोकस की 4 ब्रांचेस जो है ओपन लूप पोल से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी? ओपन लूप जीरो से तक जाएगी, क्योंकि हमने बोला रूट लोकस कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? ओपन लूप पोल से, और टर्मिनेट कहाँ होने वाला है? ओपन लूप जीरोस पे। तो ओपन लूप पोल से ओपन लूप जीरोस तक जाएंगी तो कितनी ब्रांचेस जाएगी? 4 रूट लोकस की ब्रांचेस जाएगी, क्योंकि इनको यहाँ पे हमारे पास ओपन लूप जीरो यहाँ पे फाइनाइट लोकेशन पे मिल ही नहीं रहा। अगर मिल जाता तो अच्छी बात थी, ठीक है। देखते थे आगे हमारे पास। तो अगला स्टेप है हमारे पास, वीडियो पॉज करके पहला इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा स्टेप 5 में हमारे पास एजिम्पटोट्स के बारे में। स्टेप 5, एजिम्पटोट्स। एजिम्पटोट्स होते क्या है पहले ये समझते हैं, लिख दीजिएगा। दीज आर वर्चुअल लाइन्स टेंड्स टू infinity. These are virtual lines which guides the root locus plot and tends to infinity. ऐसी लाइंस जो रियल में नहीं होती है, आभासी होती है, वर्चुअल होती है, जो किसको गाइड करती है? रूट लोकस प्लॉट को। अभी तक तो रूट लोकस प्लॉट बना भी नहीं है, उसको गाइड करने के लिए हमारे पास क्या आ गई? एजिम्पटोटिक लाइन आ गई। ये एजिम्पटोटिक लाइंस क्या करती है? इन्फिनिटी तक जाती है और रूट लोकस प्लॉट को अपने अपने सहारे तक लेके जाएगी, अपने अलाइन लेके जाएगी, ठीक है, उसको गाइड करेगी कि आपके लिए इस रास्ता है। हमने बोला ना रूट लोकस की 4 ब्रांचेज हैं, 360 डिग्री में, 0 से 360 डिग्री में सर्किल में किस डायरेक्शन में जाएगी ये कैसे पता चलेगा? ये बताएगा एजिम्पटोट्स, ठीक है। एजिम्पटोट्स लाइन ये बताती है कि आपको इस इतने डिग्री पे इस लाइन में इन्फिनिटी तक जाना है, तो आपको वहाँ पे इन्फिनिटी पे जाके ओपन लूप जीरो मिल जाएगा, क्योंकि पोल किसकी तलाश में जाएंगे? ओपन लूप जीरोस की तलाश में जाएंगे, जीरोस की तलाश में जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है। अब सुनिए ध्यान से ज़रा प्लीज़, इस क्वेश्चन में हमारे पास पोल कितने हैं? 4, जीरोस कितने हैं? फाइनाइट, 0 है। तो इनको पोल को जीरोस कहाँ मिलेंगे? इन्फिनिटी पे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4, ठीक है। 4 पोल को 4 जीरोस चाहिए, तभी जाके वो शांत होंगे, ठीक है। तो इसके लिए तभी हमें हमारे पास रूट लोकस ब्रांचेस कितनी भेजनी पड़ेगी? 4। तो नंबर ऑफ वर्चुअल लाइन जो इन्फिनिटी पे भेजनी है, कितनी भेजनी है? 4। देखना, तो एजिम्पटोट्स, नंबर ऑफ एजिम्पटोट्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एजिम्पटोट्स का फॉर्मूला है, ये समझने की कोशिश करिए, इक्वल टू P माइनस Z, 4 माइनस 0। कितनी लाइन हमें इन्फिनिटी तक भेजनी पड़ेगी? 4 लाइन्स भेजनी पड़ेगी। रूट लोकस की 4 ब्रांचेज है, चारों की चारों कहाँ जानी पड़ेगी? इन्फिनिटी पे भेजनी पड़ेगी। अब मुझे एक ऐसा क्वेश्चन समझिए कि अगला क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आ जाए जिसमें 1 जीरो हो जाता है, 4 पोल हो जाते हैं। 4 पोल में से 1 जीरो तो उसको यहीं मिल जाएगा, इन्फिनिटी पे जाने की जरूरत क्या है? तो बाकी कितनी बची? 4 में से 1 को यहीं जीरो मिल गया, बाकी कितने पोल बचे? 3। तो 3 को कहाँ जीरो मिलेगा? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे कितने पोल को जाना है? अभी 3 पोल को जाना है। तो P माइनस Z मतलब 4 माइनस 1, कितने पोल को जाना है? 3 पोल को जाना है। तो इसलिए नंबर ऑफ एजिम्पटोट्स कितने होंगे? 3 ही होंगे। तो मतलब ऐसी लाइंस, एजिम्पटोट्स का मतलब वर्चुअल लाइन, जो हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगी पोल को लेके। तो पोल को लेके इन्फिनिटी तक जाएगी, तो कितने पोल को जाना है? 3 पोल को जाना है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एग्जांपल के हिसाब से 4 पोल है और 1 जीरो है, तो 1 पोल को 1 जीरो यहीं मिल जाएगा हमारे पास, बाकी 3 पोल को जीरो जो है इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो कितनी लाइनें हमें इन्फिनिटी पे भेजनी पड़ेगी? 3। तो नंबर ऑफ एजिम्पटोट्स कितने होंगे? P माइनस Z मतलब हमारे पास 3 होंगे उस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो हमारे पास 4 है, ठीक है। अगला है, 4 लाइनें जाएगी लेकिन रवाना कहाँ से होगी?
ठीक है, एक स्टेशन भी तो होना चाहिए, यहाँ से 4 बसें रवाना हुई, ठीक है, तो उसके लिए हम जो होता है वो सेंट्रोइड होता है। क्या निकालते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस अपॉन नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पर हमारे पास पोल क्या क्या है? 0, -6, -2 + J3, -2 -J3, सबका सम कर दो, जीरोस है ही नहीं। टोटल पोल कितने? 4 और जीरोस कितने? 0, तो ये हो गए 10, ये कट गया, -10/4 -2.5। सेंट्रोइड कितना आया? -2.5। तो -2.5 से 4 एजिम्प्टोटिक लाइन निकलेगी, ठीक है। अब 4 एजिम्प्टोटिक लाइन निकलेगी तो सही, लेकिन किस डायरेक्शन में जाएगी ये कौन बताएगा? तो अगला स्टेप है एंगल ऑफ एजिम्प्टोट्स। तो एंगल ऑफ एजिम्प्टोट्स निकालना है हमें। थर्ड स्टेप है एंगल ऑफ एजिम्प्टोट्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 180/p - z × 2q + 1, 2m + 1 भी लिख सकते हो, वही है हमारे पास स्टार्टिंग वाला कि q = 0, 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ता ही जा रहा है हमारे पास। क्योंकि हमें कितनी लाइन भेजनी है? 4 लाइनें भेजनी है, तो q की वैल्यू एक बार 0 रखोगे, एंगल आ गया 180/4, 45 डिग्री। फिर q की वैल्यू 1 रखोगे, एंगल कितना आएगा? 3 × 45, ये हो जाएगा हमारे पास 135। फिर q की वैल्यू 2 रखोगे, एंगल आ जाएगा 225 डिग्री। फिर q की वैल्यू 3 रखोगे, एंगल कितना आ जाएगा? 315 डिग्री। 4 एंगल आ गए, 4 लाइनें भेजनी है हमें, ठीक है। 4 एंगल कौन कौन से आ गए? 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री, 315 डिग्री। इन डिग्रीज के एंगल पे हम क्या करेंगे? एजिम्प्टोट्स लाइन को भेजेंगे, ठीक है। और इनके सारे किसको जाना है? रूट लोकस प्लॉट को भी जाना है, क्योंकि रूट लोकस प्लॉट को कौन गाइड करेगा? एजिम्प्टोटिक लाइन्स। तो इतना लिख दीजिए, फिर अगला स्टेप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारे पास कि रूट लोकस जो है वो किस सेक्शन में लाई करेगा। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले पोल जीरो डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखते हैं। स्टेप 6 लिख दीजिएगा पहले इसको, फिर डिटेल से समझ आते हैं। पोल जीरो डायग्राम, द रूट लोकस will lie in that section to which right side to which summation of right side poles and zeros are odd, is odd। समेशन ऑड होना चाहिए। ये कैसे है ये समझाते हैं आपको। पहले पोल जीरो डायग्राम समझाइए, बनाते हैं। पोल जीरो डायग्राम देखिए, पोल कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हैं पहले वो बताइए ज़रा। एक तो हमारे पास k = 0 पे पोल है, सॉरी s = 0 पे। एक कहाँ है? -6 पे। एक कहाँ है? -2 +
J3 पे, -2 प्लस J3, ये J3 प्लस का एक -2 माइनस J3, चार पोल हो गए, ठीक है। -2 प्लस J3 -2 माइनस J3। तो इन सारे पोल जो पोल है यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है, 0, सब पे K की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब K की वैल्यू हमें इन्फिनिटी तक ले जानी है, मतलब ओपन लूप जीरोस फाइनाइट इनफाइनाइट पे जो मिलेंगे वहाँ तक लेके जानी है, ठीक है। उसके पहले ये देखना है कि रूट लोकस किस सेक्शन में लाई करेगा। रूट लोकस किस सेक्शन में लाई करेगा, उसके लिए हम राइट साइड से स्टार्ट होते हैं। हम क्या बनाते हैं, रियल एक्सिस पे जितने पोल होंगे ना उतने सेक्शन बना देते हैं, ठीक है। जैसे एक सेक्शन यहाँ बना दिया हमने, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन 0 से -6 के बीच में बना दिया, इमेजिनरी पोल को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा सेक्शन यहाँ बना दिया, 3 सेक्शन बन गए। अब इस सेक्शन में देखो, ये सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इस सेक्शन के राइट में देखो क्या लिखा गया है कि किसी भी सेक्शन के राइट साइड में जितने भी पोल और जीरो का सम है वो अगर ऑड हो तो रूट लोकस उस सेक्शन में लाई करेगा। तो इस सेक्शन के राइट में देखो, जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके राइट में ओपन लूप पोल और जीरोस तो है ही नहीं इसके राइट में, तो इसके राइट में नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, ये रूट लोकस इस सेक्शन में लाई नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर दूसरा सेक्शन, इसके राइट में देखो ओपन लूप पोल और जीरोस का समेशन कितना है, 3 है। इमेजिनरी को कंसीडर करोगे, इमेजिनरी को नहीं कंसीडर करोगे तो रियल एक्सिस पे 1 है तो ओड, तो इसका मतलब इस सेक्शन में रूट लोकस लाई करेगा 0 से -6 के बीच में। फिर आए इस सेक्शन में, इस सेक्शन में देखो इसके राइट में कितने पोल और जीरोस है, सबका सम कितना है, हमारे पास 4 है, तो ये इवन है, इसका मतलब इस सेक्शन में रूट लोकस लाई नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली हमें ये पता चला कि इन दिस क्वेश्चन रूट लोकस विल लाई बिटवीन द 0 एंड -6, 0 और -6 के बीच में लाई करेगा रूट लोकस, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। तो इन दिस क्वेश्चन रूट लोकस विल लाई between 0 and -6। अब देखो जरा प्लीज, अब हमने एजिम्पटोड्स बताया था ना कि एजिम्पटोड्स क्या होते हैं, जो हमारे पास रूट लोकस प्लॉट्स को गाइड करते हैं। तो रूट लोकस प्लॉट में हमें ये बताया था, सबसे पहले सेंट्रोइड बताओ, एजिम्पटोड्स कितने हैं, 4, P - Z 4 आए, तो एजिम्पटोड्स है 4, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री और 315 डिग्री, इन एंगल पे हमारे पास ये एजिम्पटोड्स जाएंगे। तो ये एजिम्पटोड्स जब जाएंगे तो कहाँ से रवाना होंगे, सेंट्रोइड से। सेंट्रोइड कितना आया, -2.5, -2.5, ठीक है। -2.5 थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ पर ये -2.5 है, यहाँ से एक 45 डिग्री की लाइन जाएगी, पहली एजिम्पटोडिक लाइन, दूसरी इससे 90 डिग्री बाद, मतलब कितने डिग्री पे, ये तो 45 डिग्री पे गई, दूसरी लाइन कितने पे जाएगी, 135 डिग्री पे, तीसरी लाइन 225 डिग्री पे, चौथी लाइन 315 डिग्री पे। ये यहाँ से रियल एक्सिस से आप मैच करते ज़्यादा, इस तरह से आपके पास सेंट्रोइड से रवाना होकर कितनी लाइनें चली गई, 4 लाइन्स हमारे पास चली गई। किस एंगल से चली गई, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री एंड 315 डिग्री। आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास, ये पोल जीरो प्लॉट हो गया। अगला स्टेप इम्पोर्टेंट है, ब्रेक अवे पॉइंट, स्टेप 7। ब्रेक अवे पॉइंट, इसमें पहले लिख दीजिए फिर समझाते हैं। व्हेन gain k is varied
from 0 to infinity, then closed loop poles move towards each other and break at a point and after that move away from each other. This point is known as breakaway point. कुछ पॉइंट है वो लिख दीजिएगा, पहले सारा लिख दीजिए, एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। ब्रेकअवे पॉइंट मोस्टली lies between two open loop poles to adjacent open loop poles in which section their root locus exist. इसको समझाएंगे। ब्रेक इन पॉइंट, अगला लिखिए। ब्रेक इन पॉइंट मोस्टली लाइज बिटवीन two adjacent zeros. At this point system is critically damped. चलो ये लिखिए, फिर समझाते हैं। देखिए ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है वो समझते हैं। ब्रेक अवे पॉइंट हमें ये पता चल गया कि किस सेक्शन में, 3 सेक्शन है उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से सेकंड सेक्शन में रूट लोकस लाई करेगा। तो सेकंड सेक्शन में पहले ये चेक करना पड़ेगा ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट निकालने से पहले कि ऐसे नहीं कि किसी भी 2 एडजस्टेंट पोल के बीच में हमारे पास क्या होगा, रूट लोकस ब्रेक अवे पॉइंट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें ये ध्यान देना है कि पहले रूट लोकस किस सेक्शन में लाई कर रहा है। रूट लोकस सेकंड सेक्शन में लाई कर रहा है, तो सेकंड सेक्शन में हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 0 है दोनों पे। जब k की वैल्यू को बढ़ाओगे तो इस सेक्शन में रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस सेक्शन में रूट लोकस जब एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास k की वैल्यू बढ़ाने पे ये 2 पोल जो है एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और नज़दीक आके किसी पॉइंट पे मिलेंगे और मिलने के बाद क्या करेंगे, ब्रेक करके अवे चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब 2 ओपन लूप पोल्स एडजेसेंट नज़दीक हो और जिस सेक्शन में रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे जब पोल मिलेंगे तो मिलने के बाद एक जहाँ जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको ब्रेक अवे पॉइंट बोलते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो हमारे पास ये होता है ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट मोस्टली जो है 2 ओपन लूप पोल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। और ब्रेक इन पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, ब्रेक इन पॉइंट एग्जिस्ट करता है 2 ओपन लूप जीरोस के बीच में। ब्रेक इन का मतलब ये है कि जीरोस पे हमारे पास जो रूट लोकस आके मिलता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे 2 पोल मिल जाते हैं, 2 पोल सेम लोकेशन पे हो जाते हैं, जब हमारे पास क्लोज लूप पोल के लोकेशन को वेरी करोगे, सॉरी के को वैल्यू को वेरी करोगे तो क्लोज लूप पोल की लोकेशन वेरी होगी। जब 2 पोल एक पॉइंट पे मिल जाते हैं तो जहाँ पे हमारे पास रियल, इक्वल और
नेगेटिव रियल एक्सिस पे पोल आ जाते हैं, वहाँ पे सिस्टम क्या होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होता है। तो ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट पे दो पोल एक ही पोजीशन पे आगे नेगेटिव रियल एक्सिस पे, तो हमारे पास सिस्टम हो गया क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो ये कुछ बातें हैं हमारे पास। अब हमारे पास बात ये है कि ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं वो देखते हैं ज़रा प्लीज़, कि कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पे ये दोनों आके मिलेंगे। ठीक है, वो देखते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए dk बाई डी एस इक्वल टू आपको 0 करना पड़ेगा। पहले ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं, क्या था ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस एच एस इक्वल टू के एस एस प्लस 6 एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 इक्वल टू 0, सॉरी यही था। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ, एस एस प्लस 6 4s प्लस 13 प्लस के इक्वल टू 0। के इक्वल टू आ जाएगा माइनस एस एस प्लस 6 एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्सपांड करेंगे के इक्वल टू, इसको एक्सपांड करोगे तो क्या आ जाएगा, एस रेस टू 4 प्लस 10s क्यूब प्लस 37 एस स्क्वायर प्लस 78s, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डी के बाई डी एस इक्वल टू 0 करना है। वैसे डी के बाई डी एस इक्वल टू 0 करोगे नेगेटिव साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डी के बाई डी एस इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन करो 4s क्यूब प्लस 30s स्क्वायर प्लस 70 4s प्लस 78 इक्वल टू 0। तो कितने रूट आएंगे इसके पास, हमारे पास 3 आएंगे। s की 3 वैल्यू आएगी क्योंकि थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है, -4.2, 3 वैल्यू आ गई, हम लिख देते हैं डायरेक्ट -1.62 प्लस j प्लस माइनस j 1.38, ये वैल्यू आ गई। एक तो प्लस j 1.38, एक माइनस j 1.38। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये देखना है कि दो एडजेसेंट पोल सेकंड में रूट लॉगस लाई कर रहा है, तो दो एडजेसेंट पोल कौन कौन से हैं, s इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू -6। तो हमें ब्रेक अवे पॉइंट किसके बीच में मिलेगा, s इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू -6 के बीच में। s इक्वल टू 0 एंड -6 के बीच में कौन सा है, -4.2, ये हमारे पास नहीं होगा। तो ब्रेक अवे पॉइंट लाई बिटवीन 0 एंड -6, lie between 0 and -6, ये हो जाएगा हमारे पास। ब्रेक अवे पॉइंट निकल गया, कहाँ पे निकल गया, -4.2 पे। तो अब आओ देखो ज़रा, इनको मिलाते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हैं, काफ़ी देर हो गई मिले नहीं। ये आ गए यहाँ पे और ये आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों में ज़बरदस्त टक्कर हो गई। ठीक है, ये इधर आके मिला, ये भी इधर आके मिला, यहाँ पे इन दोनों में ज़बरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद अब दोनों पोल को जाना है, किधर जाना है, एक दूसरे से दूर जाना है। तो अब भाई साहब सीधी सी सिंपल सी बात है, रूट लोकस प्लॉट यहीं से समझ में आ जाता है कि कैसे बनेगा। कैसे बनेगा वो तो देखो, जब ये दोनों यहाँ मिलेगी, अब इनको एक दूसरे से दूर जाना है, टकरा गए, तो ये तो ब्रेक अवे पॉइंट हो गया। एक दूसरे से दूर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है ये कौन बताएगा, गाइड करने का काम कौन करता है, एजिम्प्टोट्स करता है कि नहीं करता है। तो एजिम्प्टोट्स लाइन यहाँ नज़दीक में तो दो ये वाली है, तो क्या बोलेगी कि ये एक पोल को तो इधर लेके जाएगी, चलो मेरे सहारे इधर चलो और इन्फिनिटी तक जाओ। दूसरी लाइन कि मेरे सहारे इधर चलो और के इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाओ, और वहाँ जाके अपने जीरो को ढूंढो, जीरो मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास रूट लोकस की कितनी ब्रांचेस आ गई, एक ब्रांच आ गई, एक पोल अपने जीरो तक पहुँच गया है, दूसरा पोल भी अपने जीरो तक पहुँच गया है। इसका मतलब दो पोल को अपने जीरो मिल गए हैं। रूट लोकस की कितनी ब्रांचेस हो गई, दो। टोटल रूट लोकस की कितनी ब्रांचेस थी इस क्वेश्चन में, 4। तो अभी भी दो बाकी है, ये दो पोल बाकी है ना, इनको भी भेजना है इन्फिनिटी तक। कैसे भेजेंगे वो देखना है। तो अल्टीमेटली आपको आइडिया लग जाएगा कि ये दोनों पोल यहाँ पे ब्रेक किए,
और इन दोनों को गाइड करते हुए इनके सारे जाना है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, ऐसा नहीं कि आप इनको काटते हुए इधर से चले जाओ, ऐसा नहीं, कि कभी भी ध्यान रखना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी क्लोज लूप पोल जब अपनी लोकेशन को वेरी करेंगे k इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक, तो एजिम्पटोट की लाइन को कभी भी नहीं क्रॉस करेंगे, उसको काटेंगे नहीं, उनका कहना मानेंगे कि हाँ भाई साहब आप सही बोल रहे हो, हमें आपके सारे ही चल रहा है, तो ठीक है, यहाँ से इनके सारे ये जाते हुए इन्फिनिटी तक पहुँच जाएगी। ठीक है, 2 रूट लोकस ब्रांचेस हो गई। तो ये है ब्रेक अवे पॉइंट का कंसेप्ट हमारे पास। अगला देखना है हमें, यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये दोनों पोल अब किधर जाएंगे, किसके सहारे जाएंगे, ये दोनों बची इनके सहारे, और इनको काटते हुए तो जाना नहीं है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको काटते हुए जाए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब इनको इनके सहारे जाना है इधर से, तो थोड़ा सा दिमाग तो लग ही रहा है ना आपको कि इनके सहारे तो ये दोनों चले गए, एक एजिम्पटोट एक ही को सहारा देगा, दूसरे को नहीं देगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 पोल है, हो सकता है कि वो इनके सहारे ऐसे जाके इन्फिनिटी तक पहुँच जाए, ये 2 पोल इनके सहारे होते हुए इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। पहले इनके नज़दीक जाएंगे, इनका सहारा लेंगे, और फिर कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी तक गाइड लेंगे और इन्फिनिटी तक चलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल कितनी रूट लोकस की ब्रांचेस आ गई, 1 2 3 4 रूट लोकस की ब्रांचेस आ गई। आपको आइडिया तो लग ही चुका है, लेकिन फिर भी हम कंफर्म करेंगे कि रूट लोकस जो है वो हमारे पास यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस को कट करके जा रहा है। तो ये k की किस वैल्यू पे कट करके जा रहा है, पहले तो ये देखना पड़ेगा, कट करके जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो भी देखना पड़ेगा, किस फ्रीक्वेंसी पे, मतलब +j3 +j कितनी वैल्यू पे कट करके जा रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा 3 से नीचे भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2.5 पे तो ये है, 2.5 पे ये है, +j 2.5 45 डिग्री है ना, 2.5 इधर है, 2.5 इधर होगा, तो 2.5 से ऊपर 3 से नीचे है थोड़ा। ठीक है, इससे नीचे ही जाएगा। तो 2.5 और 3 से नीचे अगर आपको इमेजिनरी एक्सिस पे इंटरसेक्शन नहीं मिले तो तुक्का लगा दो, 2.5 और 2.3 के बीच का क्या होगा, 2.8 होगा या 2.75, इतना लिख दो, और वही लगभग आंसर वही आएगा। आप देख लेना, भले हम चेक करेंगे तो आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो आप देखो ज़रा प्लीज़, कुल मिला के यहाँ से इंटरसेक्शन करते हुए इन्फिनिटी पे जाएगी। अब हमें मेन कंसेप्ट देखना, स्टेबिलिटी को तो भूल ही गए। स्टेबिलिटी के लिए हमें पोल को किधर रखना है, लैपटॉप में रखना है। तो हमें यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा है, राउथ क्राइटेरिया में ऐसा नहीं दिखता था कि पोल किधर जा रहे हैं, लैपटॉप में राइट ऑफ में किधर जा रहे हैं। ठीक है, कैसे वहाँ तो लोकेशन पता होती थी कि हाँ ठीक है भाई साहब की इस वैल्यू के लिए ये 2 राइट हाफ में बैठे, तो 3 लैपटॉप में बैठे, आप सिस्टम अनस्टेबल हो गया, ये नहीं पता चलता था कैसे जा रहे हैं। यहाँ तो लोकेशन पता चल रही है कि 2 पोल तो बेचारे एकदम सही है, वो हमेशा ही लैपटॉप में रहेंगे, की वैल्यू कितनी बढ़ाओ। लेकिन ये 2 पोल है ना, ये बदमाशी कर रहे हैं कि ये पोल जो है राइट ऑफ में जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, की ऐसी वैल्यू पता करनी है जहाँ तक ये इमेजिनरी एक्सिस तक रहे, क्योंकि यहाँ पे तो मार्जिनल स्टेबल होगा। अगर की वैल्यू उससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो हमारे पास पोल किधर चले जाएंगे, राइट ऑफ में, सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो के की वैसी वैल्यू क्या फाइंड आउट करते हैं, तो इमेजिनरी एक्सिस पे इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, राउथ क्राइटेरिया से। इमेजिनरी एक्सिस पे मार्जिनल सिस्टम स्टेबल हो, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम में हम राउथ क्राइटेरिया का परफॉर्म करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, याद है क्या, वो अगला स्टेप वो पूरा राउथ क्राइटेरिया का है। ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे। स्टेप हमारे पास रहेगा 8th, इंटरसेक्शन एट इमेजिनरी एक्सिस। और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई एक स्टेप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इतने 10 स्टेप है, 12 स्टेप है, तो ऐसा नहीं कि पूरा लंबा क्वेश्चन दे देंगे। हाँ, मेंस का एग्जाम है तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है या प्रीलिम्स का है, हमारे पास स्टेट जेई का है, स्टेट ए का है, कोई एक स्टेप दे देंगे आपको। हर एक स्टेप, एक क्वेश्चन में 12 स्टेप है हमारे पास, 12 स्टेप में 12 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। तो देखो जरा प्लीज़, 8वां स्टेप क्या है, स्टेप 8। स्टेप 8 क्या बोलता है, इंटरसेक्शन एट इमेजिनरी एक्सिस। कैसे निकालेंगे, राउथ क्राइटेरिया से। उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। 1 + GSHS = 0, 1 + K S S + 6
एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13, ये आ जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, s⁴ कितना आएगा देखिए ज़रा प्लीज़ कॉपी में, प्लस 10s³ प्लस 37s² प्लस 78s प्लस k। ठीक है, अब इसका हम क्या बनाएंगे, राउथ एरे बनाएंगे। चलो भाई साहब राउथ एरे बना देते हैं, काफ़ी दिन हो गए। क्या आएगा 137k और 10 78 0 मल्टीप्लाई कर दो, 370 माइनस, राउथ क्राइटेरिया नहीं समझ रहे हैं डायरेक्ट करेंगे, माइनस 78/10 दैट इज़ 29.2। ये कितना आएगा 29.2, 10 इंटू k माइनस 0/10 k ही आएगा। ठीक, अगला हो जाएगा 29.2 78 माइनस 10k अपॉन 29.2, यहाँ आ जाएगा k हो गया, यहाँ 0, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये 0 0। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, k इंटू दिस ऑन दिस k 0 0। ठीक है, अब निकालते हैं इंटरसेक्शन है इमेजिन एक्सिस। ये राउथ क्राइटेरिया हो गया, आप वीडियो पोज करके खुद भी कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए ज़रा प्लीज़, हमें क्या बनानी है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के लिए सिस्टम क्या होना चाहिए, मार्जिनल स्टेबल होना चाहिए। मार्जिनल स्टेबल के लिए पूरी रो 0 होनी चाहिए। कौन सी रो पूरी 0 करें, s⁻1 वाली करते हैं, क्योंकि s² वाली टर्म हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, s⁻1 वाली हम बनाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2277.6 माइनस 10k। इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए ये टर्म 0 होनी चाहिए। 229.2 इंटू 78 माइनस 10k अपॉन 29.2 इक्वल टू 0, k इक्वल टू आ जाएगा 227.76। k की इस वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी 29.2 s² प्लस k की ये वैल्यू रख दीजिएगा, ये हटा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए प्लस माइनस j 227.76 अंडर रूट 29.2 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस j 2.79। देखो आपको बताया था 2.5 और 3 के बीच में, 2.5 और 3 के बीच में 2.75 या 2.8 बताया था, तो उसके बीच में हमारे पास कितना आ गया, 2.79 आ गया, लगभग वही आ गया। तो अगर आप इतना बड़ी कैलकुलेशन करो या तुक्का लगाओ, तुक्का लगाओगे तो भी गलत नहीं है। 2 प्लस j 2.79 पे ये यहाँ पे कट करके जाएगा ऊपर, और यहाँ पे कट करके कहाँ जाएगा, माइनस j 2.79 पे। ठीक है, यहाँ पे कट करके ऊपर की ओर जाएगा। तो k की किस वैल्यू पे कट करके जा रहा है, 227। k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 227.76। तो भाई साहब 0 से 227
0.76 तक तो वैल्यू के की बढ़ा सकते हो, क्योंकि पोल क्लोज लूप पोल की तरह रहेंगे लैपटॉप में। उसके बाद अगर ले जाओगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। अगला स्टेप है स्टेप 10 या स्टेप 9। तो स्टेप 9 हमारे पास क्या है, स्टेप 9 ये बोलता है कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स पोल है ना, ये इमेजिनरी एक्सिस को कट करके जाते हैं, ये किस एंगल से रवाना होते हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर। ये लगभग -70 डिग्री से रवाना हुए होंगे, ठीक है। तो ये एंगल पता करना है। ये लगभग तो ठीक है चलेगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लगभग लिख ही सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाले कि ये जो कॉम्प्लेक्स पोल है ये कितने एंगल से रवाना होंगे, तो उसके लिए अगला स्टेप है एंगल ऑफ डिपार्चर। देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ डिपार्चर। स्टेप 9 एंगल ऑफ डिपार्चर। एग्जिस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स पोल। अगर क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स पोल आएंगे तो ही एंगल ऑफ डिपार्चर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। फाई डी इक्वल टू होगा 180 माइनस थीटा पी माइनस थीटा जेड। थीटा पी क्या है वो देखते हैं, वहाँ पे नहीं जाएंगे, उसमें फेरबदल नहीं करेंगे, वो हमारे पास रूट लोकस बहुत अच्छे से बन चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा हम करते हैं फेरबदल। थीटा पी क्या है, छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं। 0 -6 -2 + J3। यहाँ पे पोल है एक, -2 -J3 पे यहाँ पे पोल है, ठीक है। तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स पोल का हमें एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है। इसका निकाल दो, इसको रेफरेंस ले लो, जो इसका आएगा वही इसका आएगा। इधर -70 आता है तो इधर +70 आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो मैं इस पोल को रेफरेंस लेता हूँ। तो जिस पोल को रेफरेंस लिया, बाकी सारे पोल से उस पर ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ पे एक सीधी लाइन, यहाँ पे एक सीधी लाइन और यहाँ पे एक सीधी लाइन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पहले पोल से जो एंगल बनेगा इसके ऊपर वो थीटा P1 होगा, दूसरे पोल से जो एंगल बनेगा वो थीटा P2 होगा, तीसरे पोल से जो एंगल बनेगा वो थीटा P3 होगा। तो आपका टारगेट ये है कि मुझे ये बताइए वीडियो पोस्ट करके थीटा P1, थीटा P2 और थीटा P3 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, आपकी सहायता के लिए थीटा P2 की मैं वैल्यू बता सकता हूँ, इट इज़ 90 डिग्री। थीटा P1 और थीटा P3 की वैल्यू बताइए आप। और अगर नहीं निकाल सकते तो इधर देखो, थीटा P इज समेशन ऑफ थीटा P1 + थीटा P2 + थीटा P3। थीटा P1 क्या होगा, 90 + 90 डिग्री तो ये है ही, प्लस ये वाला एंगल और जोड़ देंगे तो कितना होगा, tan इनवर्स tan इनवर्स 2/3, जो भी आए देख लेना। थीटा P2 90 डिग्री, थीटा P3 tan इनवर्स 3/4, जो भी आए बता दीजिएगा। कितने आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये आ रहा है 123.7 डिग्री, ये आ रहा है 36.9 डिग्री, और यहाँ पे वैल्यू रखोगे। थीटा जेड क्या होगा, थीटा जेड अगर यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास जीरोज़ होते, है ना, जीरोज़ होते तो हम जीरोज़ से भी लाइन ड्रॉ करते पोल पे, और जो जीरोज़ के एंगल होते वो सारे जीरोज़ के एंगल को सम करके यहाँ पुट कर देते। तो कैलकुलेशन करेंगे, फाई डी इक्वल टू क्या आएगा, फाई डी इक्वल टू आएगा 180 माइनस थीटा पी कितना होगा 123.7 + 90 + 36.9 माइनस पोल कितने हैं जीरोज़ वाले,
जीरोस वाला एंगल है नहीं, इसको सोल्व करोगे तो -70.5 डिग्री आ रहा है, लगभग 55 डिग्री। तो आप देख लीजिएगा ये एंगल ऑफ डिपैचर है, कितने डिग्री से जाएगा, -70.5 डिग्री से। तो अगर -70 प्लस तो ये +70.5 डिग्री से ये जाएगा, -70.5 डिग्री से वो जा रहा है तो +70.5 डिग्री से ये जाएगा। तो कुल मिला के ये एंगल ऑफ डिपार्चर हो गया। अब एक कंसेप्ट आता है एंगल ऑफ अराइवल का। एंगल ऑफ अराइवल किसके लिए एग्जिस्ट करता है, सिमिलरली जैसे डिपार्चर पोल से तो निकलता है हमारे पास रूट लोकस और पहुंचता कहाँ है, जीरोस पे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स जीरो अवेलेबल होते तो हमारे पास रूट लोकस उसके ऊपर पहुंचता, और पहुंचने के लिए जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ अराइवल। तो एंगल ऑफ अराइवल एग्जिस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स जीरोस। तो एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा सिंपली, एंगल ऑफ अराइवल एग्जिस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स जीरोस, अराइवल एग्जिस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स zeros, it is given by phi a 180 माइनस थीटा z माइनस थीटा p, उल्टा हो जाएगा, थीटा p माइनस थीटा z की जगह बस। स्टेप 10 ये है रूट लोकस प्लॉट बनाओ। रूट लोकस प्लॉट आप बहुत अच्छे से बनाना। ये जो रूट लोकस की जितनी ब्रांचेस आई है उनको अलग कलर के पेन से शो करें, ठीक है। 2 ब्रांचेस ये हो गई, 3 ये हो गई, चौथी ये हो गई, 4 ब्रांचेस हो गई, ठीक है। इनको अलग कलर के पेन से शो करें, के की वैल्यू अलग कलर के पेन से शो करें और साफ़ सुथरा बनाएं ताकि नोट्स आपको रीड आउट करने में ढंग से समझ में आए। ऐसे नहीं कि कॉम्प्लेक्सिटी एक ही कलर के पेन से सब कुछ बना दिया, उसको समझने में खुद को ही बड़ी दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं करना है। आपके जो नोट्स होने चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टेप 10 क्या बोलता है, स्टेप 10 बोलता है हमारे पास कि रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। चेक कर लो जो आपने बनाया है रूट लोकस, ये रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने गलत बनाया है। ये अपना देख लो, रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल है, रियल एक्सिस के ऊपर जितना है जैसा है वैसा ही रियल एक्सिस के नीचे सिमेट्रिकल है। स्टेप 11 हमें क्या बोलता है, स्टेबिलिटी चेक करो। तो भाई साहब स्टेबिलिटी के की रेंज के लिए हमें मिल चुकी है, हमें साफ साफ पता चल रहा है। स्टेबल सिस्टम के लिए के की रेंज कितनी रखनी पड़ेगी हमें, बताओ तो, फुल लैपटॉप में रहे। के की रेंज 0 से ज़्यादा होगी, लेकिन किससे कम होगी, 227.76 से कम होगी। तो अगर इससे कम होती है तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि इसके लिए पोल किधर रहेंगे, लैपटॉप में। फॉर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के की वैल्यू होगी 227.76, क्योंकि यहाँ पे पोल दो पोल कहाँ चले गए, इमेजिनरी एक्सिस पे चले गए, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो गया। और उससे ज़्यादा वैल्यू अगर की कि आप रख देते हो फॉर अनस्टेबल सिस्टम, तो आपको के की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, के की वैल्यू इन्फिनिटी से कम और 227.76 से ज़्यादा। इससे ज़्यादा रखते ही सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ऐसा हमें करना नहीं है। तो राउथ क्राइटेरिया में केवल हमें पता चलता था कि इससे ज़्यादा वैल्यू पे पोल राइट हाफ में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर है कि कैसे मूव कर रहे हैं हमारे पास के की वैल्यू ज़्यादा होने पे राइट हाफ में, ठीक है। तो ये हमारे पास है रूट लोकस प्लॉट, ठीक है। इसमें स्टेप 11 हुए। स्टेप 12 हमारे पास देखो, ये सारे स्टेप जो है ये आपको इस तरह से कराए जा रहे हैं कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे सॉल्व आउट हो जाए। तो इसको ऐसा मत समझिएगा कि हम इसको बहुत डिटेल से या ऐसा इसको लेंथी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन करें हम उसको सॉल्व करने में एबल रहे, ठीक है। देखो ज़रा प्लीज़ स्टेप 12 हमारे पास। स्टेप 12 जो है ना वो क्या है, वो ध्यान से समझिए।
स्टेप 12 जो है हमारे इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि किसी भी रूट लोकस में है ना, जितने भी रूट लोकस के पॉइंट है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो उसके लिए दो क्राइटेरिया थे, एक मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया था, एक एंगल क्राइटेरिया था। तो रूट लोकस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उन सब पे एंगल जो है 180 डिग्री के मल्टीप्लाई में होता है, और साथ ही साथ उनका सबका मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वही हम चेक कर रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास GSHS ये दिया हुआ है, GSHS ये दिया हुआ है कि s प्लस 6 s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब आपको पूछा कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो प्लस j 2.79 पे, कैसे पता करोगे? एक तो डायरेक्ट कैसे पता करोगे, राउथ क्राइटेरिया तो राउथ टेबल बनानी पड़ेगी, उसके लिए बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है। एट रूट लोकस s इक्वल टू प्लस j माइनस j 2.79 लाइज एट रूट लोकस। रूट लोकस पे लाई करता है, कर रहा है लाई, आप देख लीजिए 2.79 से ही क्रॉस करके जा रही है। हालांकि हमें पता है कि उसकी वैल्यू 227.76 है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम कैसे निकालें वो भी हम तरीका देख लेते हैं कि प्लस माइनस j 2.79 लाइज एट रूट लोकस प्लॉट एंड इट विल surely satisfy the magnitude criteria. तो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया क्या है? मोड GSHS इक्वल टू 1 s प्लस 6 s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 इक्वल टू 1 k अपॉन s की वैल्यू कितना रखोगे? प्लस j रख दो या माइनस j रख दो, आपकी जो वैल्यू, आपकी जो इच्छा है वो रख दो, क्योंकि मॉड्यूलस लेना है। 2.79 6 प्लस j 2.79 ये प्लस j 2.79 का स्क्वायर प्लस j4 इंटू 2.79 प्लस 13, ये हो गया इक्वल टू 1। मॉड्यूलस लोगे k की वैल्यू आ जाएगी 227.76। प्लीज चेक आउट। तो ये हमारे पास 12 स्टेप हो गए। और भी चेक कर सकते हो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k एट ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट कितना है? -4.2। यहाँ पे आप बताइएगा खुद सॉल्व करके और कमेंट करिएगा कि यहाँ पर मुझे बताओ कि s इक्वल टू, आपको क्या करना है, मोड GSHS इक्वल टू 1 रखना है, s इक्वल टू कितना रखना है, -4.2। और -4.2 पे जो हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट की वैल्यू आती है वो कमेंट करके मुझे बताइए कि कितनी आती है। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो वो वैल्यू बताइएगा। ठीक है, तो अब इतना लंबा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा एनर्जी डाउन हो रही है, तो हम भी एनर्जी ले लेते हैं, आप भी एनर्जी ले लीजिए। और इस क्वेश्चन को जो हमने डिटेल से कराया है इसको पूरा रिवाइज करिए, पूरे सारे स्टेप याद करिए, हर एक स्टेप का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए, और फिर हम दूसरे क्वेश्चंस लेते हैं फटाफट, और उनको हम, आप देखेगा अगर आपने प्रॉपरली इन सारे जितने भी रूल है, जितने भी स्टेप है, 12 के 12 स्टेप, इनको आपने अगर पिन पॉइंट पे याद कर लिया और इनको समझ लिया, तो सारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगेगा ही नहीं आपको सॉल्व करने में। ठीक है, 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा आपके पास रूट लोकस प्लॉट्स सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ माई गारंटी। ठीक है, थैंक यू। इसको फाइंड आउट करो और कमेंट करो।